हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी टाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और एमएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बेसिक नॉलेज के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास यही आता है कि व्हाट इज क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल। क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल में कौन से पार्टिकल को बोलूंगा, ठीक है। तो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन पार्टिकल के बीच में मैं डिफरेंशिएट करके ना बता पाऊं उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर या उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर। जैसे मेरे पास ये दो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल फर्स्ट है, ये पार्टिकल सेकंड है। इन दोनों पार्टिकल में मैं डिफरेंशिएट करके ना बता पाऊं कि कौन सा पार्टिकल फर्स्ट है कौन सा पार्टिकल सेकंड है, किस बेस के ऊपर, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटरनल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक चार्ज है, अपने पास मास है, स्पिन है। चार्ज, मास और स्पिन, ये क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की या उसे पार्टिकल की। अब इंटरनल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम बाहर से आउटर स्पेस से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन क्या है? एक स्पिन हाफ पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है? हाफ स्पिन है। अब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, इस स्पिन के अंदर मैं बाहर से कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जितना इसका स्पिन है उतना ही रहेगा, आउटर स्पेस से इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सिमिलर अगर मैं किसकी बात करूं, चार्ज की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज में भी मैं आउटर स्पेस से कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इस इलेक्ट्रॉन को मारो, पीटो, कूटो, आग लगा दो, पानी में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो वैसी की वैसी रहेगी। आउटर स्पेस से उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर बिल्कुल मैं सिमिलर मास की बात करूं, मास पे यहाँ पे एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है। ये स्टार इसलिए लगाया है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा और यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो किसमें? नॉन रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर रिलेटिव स्टिक्स मोशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। किसे? m इक्वल टू m0 1 - v² अंडर द रूट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अपने पास जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, अगर इंटरनल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर मैं पार्टिकल के बीच में डिफरेंशिएट करके नहीं बता पा रहा हूं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है। अब जो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल है ये कैसे होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। अब अपने पास दो वर्ड हैं बेसिकली, एक तो डिस्टिंग्विशेबल होता है, दूसरा होता है इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है? डिस्टिंग्विश मतलब टू थिंग्स कैन डिफरेंशिएट। अगर मैं दो चीजों के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में मैं डिफरेंशिएट करके बता पा रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं डिस्टिंग्विशेबल। और दूसरा होता है इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब मैं दो पार्टिकल के बीच में डिफरेंशिएट करके ना बता पाऊं, टू थिंग्स कैन नॉट डिफरेंशिएट, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो क्वांटम पार्टिकल है ये कैसे होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इनके बीच में हम डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकते। उसके बाद अब अपने पास ये जो क्वांटम पार्टिकल है इनको स्पिन के बेस के ऊपर हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। स्पिन के बेस से कौन कौन से टाइप से डिवाइड करेंगे? एक तो होता है अपने पास बोसोन, एक होता है फर्मियोन। अब बोसोन पार्टिकल का जो स्पिन है, बोसोन पार्टिकल का स्पिन कैसा होता है? इंटीग्रल स्पिन होता है, इंटीजर स्पिन होता है, इंटीग्रल स्पिन। और जो फर्मियोन पार्टिकल है, फर्मियोन पार्टिकल का जो स्पिन होता है वो क्या होता है? हाफ इंटीग्रल स्पिन, ठीक है। तो स्पिन के बेस के ऊपर हमने पार्टिकल को दो टाइप से डिवाइड किया। पहला तो है इंटीग्रल स्पिन वाला और दूसरा क्या है? हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद अब अपने पास कैसे, कौन से पार्टिकल के बारे में स्टडी करें? हम आइडेंटिकल पार्टिकल के बारे में स्टडी करें। अब अगर मान लिया मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल का बिहेवियर मैं कैसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर? क्योंकि बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में मैं किसी भी पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी करता हूं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का। पर प्रॉब्लम ये है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो ओनली उन सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है, n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए या फिर मैनी बॉडी प्रॉब्लम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कैसे पार्टिकल लिए हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल लिए हैं, तो हम यहाँ पे एक पार्टिकल का बिहेवियर निकालेंगे और मान लेंगे कि बाकी पार्टिकल का बिहेवियर भी वैसा ही होगा, क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो बाकी पार्टिकल का बिहेवियर भी कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है। अगली बात यह है कि हम यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं, सब पार्टिकल क्या है, आइडेंटिकल है, तो सब पार्टिकल का मोशन निकालेंगे, और आइडेंटिकल पार्टिकल है तो उन सब पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। उसका जो स्पेस पार्ट है, उसका जो स्पिन पार्ट है, ये सब के ऊपर हम बात करेंगे। अब वापस चलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर। श्रोडिंगर इक्वेशन पे थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमने बात की जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है, बिल्कुल सही बात है, सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। दूसरा, अगर कहीं पे मैनी बॉडी प्रॉब्लम आती है, जैसे हम हीलियम एटम को किससे सोल्व करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन से सोल्व करते हैं, तो हीलियम एटम टू बॉडी प्रॉब्लम है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए अपने को श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास। उसके बाद हम उसके ऊपर श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करवा सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम ओनली बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं थी, रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम थी। अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन का लिमिटेशन भी क्या है, यही है कि ये सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। दूसरा, ये कांस्टेंट मास के लिए भी वैलिड है। ठीक है। अब अगर पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच कर रहा है तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, उसका मास इंक्रीज होगा, तो उसके लिए फिर ये श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। अब रिलेटिविस्टिक्स केस वाले पार्टिकल के लिए एक अलग से इक्वेशन बनाई गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन बोलते हैं, जो रिलेटिविस्टिक्स पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करके बताती है। अब इससे इक्वेशन की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये ओनली सिंगल पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करके बता सकती है। जहां पे बात आती है मैनी बॉडी प्रॉब्लम की, तो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन भी उसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाएगी। ठीक है। दूसरा, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन का प्रॉब्लम ये है कि वो स्पिन को एक्सप्लेन करके नहीं बताती है। ठीक है। अब स्पिन को एक्सप्लेन करके बताने के लिए फिर एक और दूसरी इक्वेशन लेके आए, जिसको हम बोलते हैं डिराक इक्वेशन। डिराक इक्वेशन भी क्या है, सिंगल पार्टिकल के लिए ही वैलिड है। जहां पे बात आती है मैनी बॉडी प्रॉब्लम की, तो डिराक इक्वेशन भी इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताती। ठीक है। उसके बाद फिर मैनी बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी बनाई गई थी। ठीक है। तो एक छोटी सी बात ये थी यहाँ पे बताने की। ठीक है। अब इस टॉपिक को एग्जाम में किस टाइप से लिखे आए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। तो एक बार ये साफ कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे बोला था कि स्पिन के बेस के ऊपर अपने पास दो टाइप के पार्टिकल होंगे। ठीक है। एक होगा बोसोन पार्टिकल, दूसरा होगा फर्मियोन पार्टिकल। अब जो बोसोन पार्टिकल है, पूरे यूनिवर्स में अब तक दो ही टाइप के पार्टिकल ढूंढे गए हैं। यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, धरती की बात नहीं कर रहा। पूरे यूनिवर्स में दो ही टाइप के पार्टिकल ढूंढे गए हैं, एक तो है बोसोन और दूसरा है फर्मियोन। अब अपने लिए प्राउड की बात यह है कि जो बोसोन पार्टिकल है वो एक इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है। तो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल, क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल cannot डिफरेंशिएट की जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल। cannot distinguish on the basis of एक सेकेंड, लेट मी चेक, ऐसा आएगा, बेसिस ऑफ इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटरनल प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इंटरनल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक स्पिन, मास, चार्ज। ठीक है। ये क्या है अपने पास, इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं अपने पास जो पेयरिटी है, पेयरिटी भी इंटरनल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। जो आइसोस्पिन है वो भी किसके अंदर आती है, पेयरिटी के अंदर आती है। अब आइसोस्पिन के बारे में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, सो क्वांटम पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अगले पॉइंट में ये लिखेंगे, सो
quantum particle are indistinguishable. ठीक है, इंडिस्टिंग्विशिबल इन द सेंस दो पार्टिकल के बीच में हम डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वो हमने स्पिन के बेस के ऊपर क्वांटम पार्टिकल को दो टाइप से डिवाइड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन क्वांटम पार्टिकल are classified as two type. First one is बोसोन और सेकेंड वन इज फर्मियोन। ठीक है, फर्स्ट वन में क्या है अपने पास बोसोन और सेकेंड वन में क्या है अपने पास फर्मियोन। अब जो बोसोन पार्टिकल है, बोसोन पार्टिकल का जो स्पिन है वो कैसा होता है, इंटीजर स्पिन होता है। इंटीग्रल स्पिन लाइक इंटीग्रल स्पिन लाइक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और फर्मियोन का जो स्पिन होता है वो कैसा होता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन। ठीक है, अब फर्मियोन पार्टिकल के एग्जांपल कौन कौन से हैं अपने पास, जैसे फोटोन है, दूसरा ग्रेविटोन है, फोनोन है, और साथ में जो मियोन्स होते हैं, मियोन्स भी किसके अंदर आएंगे अपने पास, म्यूजोन्स, ये भी बोसोन पार्टिकल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फर्मियोन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये किसके अंदर आएंगे, फर्मियोन पार्टिकल के अंदर आएंगे। एक बात और बता देता हूं, जो बोसोन पार्टिकल है, ये जो बोसोन पार्टिकल है ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। और जो फर्मियोन पार्टिकल है, फर्मियोन पार्टिकल जो अपने पास फर्मी डिराक स्टैटिक्स है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स उसको फॉलो करते हैं। बोसोन पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा वेव फंक्शन होगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और फर्मियोन पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होता है वो कैसा होता है, एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। तो काफी टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बोसोन और फर्मियोन के बीच में डिफरेंशिएट करके बताओ। तो हम ये डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि बोसोन पार्टिकल का जो स्पिन है वो इंटीजर स्पिन होता है, फर्मियोन पार्टिकल का हाफ इंटीजर स्पिन होता है। उसके बाद इनके एग्जाम्पल फोटोन है, ग्रेविटोन है। ग्रेविटोन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, अभी इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, इसको डिस्कवर कर रहे हैं। अगला जो पार्टिकल है वो फोनोन है, यहां पे फोनोन आएगा, फोटोन नहीं, फोनोन। अब फोनोन क्या होता है, जैसे फोटोन अपने पास लाइट का क्वांटा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा होता है, वैसे ही साउंड का जो क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोनोन बोलते हैं। या फिर जो वाइब्रेशन का जो क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोनोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है अपना इसी में, वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपने को क्या बोलता है कि अपने पास ये जो फर्मियोन पार्टिकल है, फर्मियोन पार्टिकल का जो टोटल वेव फंक्शन है, स्पिन पार्ट है, आइसोस्पिन पार्ट है और स्पेस पार्ट है, ये टोटल वेव फंक्शन कैसा होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा। और बोसोन पार्टिकल का जो टोटल वेव फंक्शन है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। हाँ, अब बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नहीं भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये 11th क्लास में पढ़ा था। आप एमएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे,
जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये अपने को फिजिकली ये बताता है कि जो फर्मियोन पार्टिकल है, फर्मियोन पार्टिकल का टोटल वेव फंक्शन कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, और बोसोन पार्टिकल का जो टोटल वेव फंक्शन है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसके अंदर अपने पास ये सारे पार्ट आ जाएंगे, जैसे स्पेस पार्ट है, स्पिन पार्ट है, आइसोस्पिन पार्ट है। ठीक है, तीनों पार्ट को मिला के फर्मियोन के लिए एंटी सिमेट्रिक और तीनों पार्ट को मिला के बोसोन के लिए सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इसके बारे में अगर हम लिखें तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल वेव फंक्शन ऑफ टोटल वेव फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पेस पार्ट, स्पिन पार्ट और आइसोस्पिन पार्ट। ठीक है, टोटल वेव फंक्शन ऑफ fermions are antisymmetric. Total wave function of fermion are antisymmetric. और for boson ये आ जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपको इसके अंदर लिखना है। अब अगर मैं इसको फर्मियोन के लिए अगर लिखूं तो ये आ जाएगा साई इक्वल टू साई स्पेस, साई स्पिन और साई आइसोस्पिन। किसके लिए? फर्मियोन के लिए, फॉर फर्मियोन। ठीक है, फर्मियोन के लिए कैसा आएगा? एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, और फॉर बोसोन ये आ जाएगा साई इक्वल टू साई स्पेस, साई स्पिन और साई आइसोस्पिन। कैसा आ जाएगा? सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हम किसके अंदर लिखेंगे? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर लिखेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अपने पास जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप से वेव फंक्शन सिमेट्रिक आएगा और किस टाइप से जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी में अपने पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है? अब बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फंक्शन के ऊपर कि वेव फंक्शन की कंस्ट्रक्शन हम किस टाइप से करेंगे। एक चीज और, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताया था, डिराक इक्वेशन बताया था और साथ में क्लीन जॉर्डन इक्वेशन भी बताया था। उसके बाद बताया था कि अपने पास होती है क्वांटम फील्ड थ्योरी। अगर आप क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी के ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फंक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? स्पेस पार्ट और स्पेस पार्ट हम यहां पे क्या लेके चलते हैं? दो आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए लेके चलते हैं। अब दो आइडेंटिकल, फॉर टू आइडेंटिकल पार्टिकल। ठीक है, फॉर टू आइडेंटिकल पार्टिकल। तो मैंने यहाँ पे लिखा साई 1 2। साई 1 2 का मतलब क्या है? ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन दो पार्टिकल के लिए, पार्टिकल फर्स्ट के लिए भी है, पार्टिकल सेकंड के लिए भी है, और दोनों पार्टिकल कैसे हैं? अपने पास आइडेंटिकल है। ठीक है, तो दोनों के लिए अगर मैं वेव फंक्शन लिखूंगा तो साई 1 1 और मैंने लिखा साई 2 2। ठीक है, साई 1 क्या है? साई 1 फर्स्ट स्टेट है अपने पास, मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल है वो साई 1 स्टेट के अंदर है, जो सेकंड पार्टिकल है वो साई 2 स्टेट के अंदर है। ठीक है,
और ये क्या है साई 1 2, ये दोनों पार्टिकल का वेव फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो स्टेट फर्स्ट के अंदर है, सेकंड पार्टिकल है वो स्टेट सेकंड के अंदर है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों पार्टिकल को एक्सचेंज कर दूं, जैसे मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मेरे पास एक एनर्जी लेवल्स ये है E1 और ये सेकंड एनर्जी लेवल्स है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्टिकल रख दिया, यहाँ पे सेकंड पार्टिकल रख दिया। ठीक है, अब आइडेंटिकल पार्टिकल है तो ये तो बता नहीं सकते कि कौन सा पार्टिकल कौन सा, मतलब इनको लेवल तो दे नहीं सकते कि ये पार्टिकल फर्स्ट है ये पार्टिकल सेकंड है। अब अगर इन दोनों पार्टिकल को एक्सचेंज कर दूं, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे ले जाऊं और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे ले जाऊं, ठीक है, तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे psi2 1, उसके लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा अगर एक्सचेंज करेंगे तो psi1 2, फर्स्ट स्टेट के अंदर psi1 स्टेट के अंदर सेकंड पार्टिकल है और psi2 स्टेट के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अब पार्टिकल आइडेंटिकल है तो इनके बीच में डिफरेंशिएट हम कर नहीं सकते, लेवल हम दे नहीं सकते कि ये पार्टिकल फर्स्ट है और ये पार्टिकल सेकंड है। ठीक है, उसके बाद अब इन पार्टिकल को हम डिफरेंशिएट करके तो नहीं बता सकते, तो अब अगर इनके लिए मैं टोटल वेव फंक्शन लिखूंगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी, मतलब ये स्टेट मिलने की भी अपने को कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होगी, ये वाली स्टेट मिलने की भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होगी। तो अब अगर मेरे को टोटल वेव फंक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर मैं टोटल वेव फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट में पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, सेकंड स्टेट में पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, इस स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने लिख दिया C1 और इस स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने लिख दिया C2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे टोटल वेव फंक्शन ऑफ स्पेस पार्ट, टोटल वेव फंक्शन ऑफ स्पेस पार्ट। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा साई टोटल। ठीक है, मैंने लिखा C1 psi1 2 और प्लस माइनस C2 psi2 1। जो C1 है वो स्टेट फर्स्ट में पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, और जो C2 है वो सेकंड स्टेट में पाए जाने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस है, दोनों हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं नॉर्मलाइज C1 और C2 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ अपने पास, तो इनकी जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल है तो दोनों स्टेट में जो पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, मतलब स्टेट 1 में भी C1 प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी किसके, C2 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मलाइजेशन, अगर मैं इसको नॉर्मलाइजेशन करूँ तो नॉर्मलाइजेशन मैंने लिखा C1 के मोड का स्क्वायर प्लस C2 के मोड का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास ये जो दोनों हैं, दोनों पार्टिकल हैं वो सेम है, तो दोनों में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C1 के मोड का स्क्वायर इक्वल होगा C2 के मोड के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे C2 की जगह क्या रख सकता हूँ, C1 रख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2C1 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, C1 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। C1 का स्क्वायर को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा 1/√2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, C1 और C2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो C1 वैल्यू निकाली है कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, C1 की जगह भी पुट करूंगा और C2 की जगह भी पुट करूंगा। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साई टोटल इक्वल टू मैंने लिखा 1/√2 C1 की जगह और psi1 2। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस C2 की वैल्यू कितना निकाली है, यही वाली है 1/√2 psi2 1। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा किसका, स्पेस पार्ट का। ठीक, आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 1/2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये मिलेगा साई टोटल इक्वल टू 1/√2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, psi1 2 और प्लस माइनस psi2 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपने पास, स्पेस पार्ट के लिए टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक वेव फंक्शन की और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की। सिमेट्रिक कब होगा और एंटी सिमेट्रिक कब होगा। ठीक है, इसी को आगे लेके चलते हैं।
अब मैंने यहाँ पे अगर मेरे पास प्लस का साइन आ रहा है बीच में तो कैसा होगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। अगर माइनस का साइन आ रहा है तो कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब psi12 की वैल्यू क्या है अपने पास, psi12 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये आ जाएगा psi टोटल psi t इक्वल टू 1/√2 और psi1 1 psi2 2। ठीक है, और बीच में साइन किसका आ जाएगा, बीच में साइन प्लस का आएगा। आप चेंज करके लिखते हैं psi1 2 और psi2 1। ठीक है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे psi1 स्टेट के अंदर फर्स्ट पार्टिकल है, psi2 स्टेट के अंदर सेकंड पार्टिकल है। यहाँ पे आएंगे तो psi1 स्टेट के अंदर सेकंड पार्टिकल है और psi2 स्टेट के अंदर फर्स्ट पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल को यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिमेट्रिक के लिए लिखता हूं तो सिमेट्रिक के लिए ये किसके लिए है, फोर सिमेट्रिक, फोर सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक के लिए लिखूंगा तो एंटी सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा साई इक्वल टू 1/√2 psi1 फर्स्ट psi2 सेकेंड माइनस psi1 2 और psi2 1। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर एंटी सिमेट्रिक, फॉर एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। और उस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो अपने पास यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साई स्पेस इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 1/√2 और psi1 फर्स्ट और psi1 सेकेंड और ये आ जाएगा psi2 फर्स्ट और psi2 सेकेंड। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को मैं सोल्व करूंगा तो वापस मेरे पास क्या आ जाएगी, यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने जो वेव फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, अब ये किसके लिए था, 2 पार्टिकल के लिए था। अब अगर मैं 3 पार्टिकल के लिए बात करूँ तो 3 पार्टिकल के लिए भी हम इसको लिख के बता देते हैं किस टाइप से लिखेंगे। 2 पार्टिकल थे तो यहाँ पे कितना आया था, 1/2 आया था बाहर। 3 पार्टिकल के लिए कितना आ जाएगा, 1/3। 4 के लिए बाहर कितना आ जाएगा, 1/4 का फैक्टोरियल। n के लिए कितना आ जाएगा, 1/n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सिमिलर 3 आइडेंटिकल पार्टिकल, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√3 और इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू साई स्पेस, यहाँ पे आएगा psi1 1, psi1 सेकेंड, psi1 थर्ड। ठीक है, यहाँ पे आएगा psi2 फर्स्ट, psi2 सेकेंड और psi2 थर्ड। और थर्ड वाली लिखेंगे तो psi3 फर्स्ट, psi3 सेकेंड और ये psi3 3। ठीक है, ये अपने पास किसके लिए है, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए है। ठीक है, अब अगर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे थे तो अपने पास 2 प्लस की आ रही थी, 2 किसकी आ रही थी, माइनस की आ रही थी। अब इसको सोल्व करेंगे तो टोटल 6 टर्म आएंगे, 3 प्लस की आएंगे और 3 माइनस की आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको n पार्टिकल के लिए लिखूं तो n पार्टिकल के लिए कैसे आ जाएगा, यहाँ पे n पार्टिकल के लिए लिख के बता देते हैं। फॉर n पार्टिकल, इसको भी साफ कर देता हूं। फॉर n पार्टिकल ये आ जाएगा साई स्पेस इक्वल टू 1/√n का फैक्टोरियल और इसको हम लिखेंगे साई फर्स्ट साई फर्स्ट पार्टिकल सेकंड, ऐसे करके चलता रहेगा साई फर्स्ट n पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, psi2 फर्स्ट, psi2 सेकेंड और ऐसे करके psi2 ये आ जाएगा n। ठीक है, इस टाइप से नीचे जाते जाएंगे, क्या आ जाएगा, psi n फर्स्ट पार्टिकल, psi n सेकेंड पार्टिकल और psi n
n पार्टिकल, ठीक है। ये किसके लिए आ जाएगा अपने पास, n पार्टिकल के लिए आ जाएगा, ठीक है, n आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए। अब ये जो हमने इस टाइप से इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है, पहले 2 पार्टिकल के लिए लिखा, फिर 3 पार्टिकल के लिए लिखा, फिर n पार्टिकल के लिए यहाँ पे लिखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेटर डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्लेटर डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अब अगला अपना जो टॉपिक है, हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी हमने ये किया था साई 2 फर्स्ट, साई 1 2, मेरे पास एक स्टेट ये थी, एक स्टेट ये थी, एक पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में, एक पार्टिकल सेकंड स्टेट में, ठीक है। इसको कैसे लिखा था, साई 1 1 और साई 2 सेकंड, ठीक है। अब अगर मैं इन पार्टिकल को एक्सचेंज कर दूं, ये वाला पार्टिकल मैं यहाँ पे लिया हूं और ये वाला पार्टिकल मैं यहाँ पे लिया हूं, तो अपने को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम वर्क डन करते हैं, उस वर्क डन को हम डिनोट करते हैं ऑपरेटर की फॉर्म में, ठीक है। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो किसके ऊपर होगा, ये पार्टिकल को एक्सचेंज करने में हमने जो वर्क डन किया है, इस ऑपरेटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। पार्टिकल को एक्सचेंज करने में हमने जो वर्क डन किया है, उस वर्क डन को हम बोलेंगे पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, और इसका जो लेक्चर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर का, ठीक है। अगर इस टॉपिक में आइडेंटिकल पार्टिकल वाले में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करके और कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक किसके ऊपर होगा, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर के ऊपर होगा, और वो भी